heat given to change the temperature m इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा, ऐसा आंसर आया था, याद आ रहा है? देखो जहाँ h मतलब था हीट, m मास ऑफ बॉडी, s था स्पेसिफिक हीट। इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हैं या स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं। और डेल्टा थीटा था हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। तो s इज इक्वल टू आया था h अपॉन m डेल्टा थीटा। इसकी SI यूनिट आई थी मेरे पास जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन, कुछ भी लिख सकते हैं। ये चेंज केल्विन का हो या सेंटीग्रेड का फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट SI में उसको हम केल्विन स्पेशली लिखते हैं। SI यूनिट टेम्परेचर की होती है केल्विन। CGS यूनिट जो कि हीट से कन्वर्ट की थी, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। ये जो 1 कैलोरी है ना बेटा, इस कैलोरी को हम 1 कैलोरी को हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी कहते हैं। मैकेनिकल इक्विवेलेंट, वैसे 4.2 को बोलते हैं हम, 1 कैलोरी को नहीं बोलते। जो वैल्यू है 4.2 वो होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, एक कन्वर्जन फैक्टर है ये। जो 4.2 है, ये 4.2, ये 4.2, इस 4.2 को हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्या इसका मतलब है, सिखा रहा हूं, पहले लिख लो इसको। कोई बच्चा अगर एब्सेंट था तो ये स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला लिख ले, बाकी डिटेलिंग किसी और की कॉपीज देख लेना या वीडियो देख लेना। ये फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं आगे सिखाता हूँ मैकेनिकल इक्विवेलेंट का मतलब क्या था। जो 4.2 है इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और इसको हम J से, कई किताबों में J से लिखा है, कई किताब में और कोई वर्ड से लिखा हुआ है, बट 4.2 जो रहेगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट। वैसे असलियत में 4.18 होता है, ठीक है। चलो, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी बॉडी को 1 कैलोरी हीट दी तो उसने कुछ काम किया, वो जो वर्क था 4.2 जूल था, तो वहां से उसका इक्विवेलेंट बताया है कि हीट का इक्विवेलेंट वर्क में। तो आप ऐसे लिखते हो W इज इक्वल टू JH, ऐसा लिखा जाता है। W इज इक्वल टू मतलब वर्क डन किया, और कितना, तो बोला जो आपने वर्क किया ना उसको कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर है, वो वैल्यू होती है 4.2। तो J इज इक्वल टू होता है W/H, ठीक है। इसको डिटेल में सिखाऊंगा मैं अभी सिर्फ इतना हम याद रखेंगे कि जो 1 कैलोरी है, असलियत में जो वैल्यू आई 1 कैलोरी की कितनी आई 4.2। तो जो 1 कैलोरी है, इस 1 कैलोरी को हमने बोल दिया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, कि 1 कैलोरी से हमें कितनी हीट मिली, मतलब कितना काम मिला इस हीट से। ये वाली हीट हमने दी, तो इस हीट से हमने कितना वर्क कराया, वो कितना था 4.2 जूल के बराबर। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। आ रहा समझ सब लोगों को? ये पक्का लिख लो आप इसको कि 1 कैलोरी को हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी कहते हैं। कभी चाहिए रहेगा तो 1 कैलोरी मतलब आप दोगे हीट तो 4.2 जूल वर्क डन होगा। चलिए अब पहला क्वेश्चन, नहीं पहला क्वेश्चन पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। बातें मत करना, जिसको भी कुछ चाहिए पहले ही मांग लो, पेंसिल पेन कॉपी, और तुम सीधे बैठ जाओ बेटा, बस्ता उस साइड रख दो। देखो एस का फॉर्मूला ये आया H/m डेल्टा थीटा। अब मान लो मुझे किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट निकालना है,
मुझे कोई सब्सटेंस दिया, बोला इसके स्पेसिफिक हीट क्या होगी ये बताओ। ये सब्सटेंस मान लो इसका मास है 2 kg या 3 kg, कुछ भी हो सकता है, 3 ग्राम 3 kg कुछ भी, मान लो 3 ग्राम होता, 3 kg होता, कुछ भी ले सकते हैं। अगर सीजीएस सिस्टम लेंगे तो 1 हम ग्राम में लेंगे, और ऐसा ही लेंगे तो किलोग्राम में लेंगे। तो आपने क्या किया, एक बॉडी थी, बोला इसकी स्पेसिफिक हीट निकालो। आपने इस बॉडी का इसमें से एक टुकड़ा लिया यूनिट मास का, एक टुकड़ा काट लिया, उस टुकड़े का मास कितना है, यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है, 1। सीजीएस होगा तो कितना लोगे, 1 ग्राम, ऐसा ही होगा तो 1 किलोग्राम। तो आपने जो भी सिस्टम हो उसके अनुसार आपने यूनिट मास दे लिया। कितना मास दिया, कितना मास दिया, यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है, ऐसा यूनिटी होता है, यूनिटी। यूनिटी मतलब एक था, वाई, यूनिट वाई, वाई मतलब ता, यूनिट मतलब एक, यूनिट मतलब एक, यूनिटी। तो हाँ, ता वाई नहीं लगाया ना मैंने यहाँ पर, इसलिए एक बोला मैंने, एक। अब वो 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलोग्राम भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इस सब्सटेंस का मैंने यूनिट मास लिया, ये रहा यूनिट मास ले लिया मैंने, मतलब 1। और इसको हमने कुछ हीट दी, हीट दे रहे हैं, तब तक दे रहे हैं हीट जब तक कि चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। 1 ग्राम पानी ले लिया, 1 ग्राम आयरन ले लिया, 1 ग्राम कॉपर ले लिया, उसको हीट दी। कब तक, जब तक उसका टेम्परेचर चेंज 1 ना हो जाए। मतलब अगर पहले 25 था तो 26 हो जाए, पहले 30 था तो 31 हो जाए। बात समझ में आ रही है। एक सब्सटेंस है, उसका कितना लिया मैंने मास, पूरा मास की यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 ग्राम, अपन सीजीएस में बात करते हैं 1 ग्राम। उसका टेम्परेचर चेंज कितना किया मैंने, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैसे चेंज किया, अपने आप हो गया कि हीट दी। तो वो जो हीट हम दे रहे होते हैं ना, हीट, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने के लिए हीट देंगे। देखो जरा, S इज इक्वल टू एच, मैं मास दे लूँ 1 और टेम्परेचर भी 1, तो S इज इक्वल टू एच। व्हाट इज S, व्हाट इज H, हीट गिवन टू चेंज द यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसी भी सब्सटेंस का कितना मास ले ले, यूनिट, यूनिट, और सीजीएस में कितना, 1 ग्राम, 1 kg, वेरी गुड। 1 ग्राम का टेम्परेचर चेंज कर दें, कुछ बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, कितना बढ़ाएं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कुछ हीट देंगे ना। वो जो हीट दे रहे होते, दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। सुनना, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree centigrade. This heat is called specific heat of a substance. जैसे बता दूं, पानी के 1 ग्राम का टेम्परेचर मुझे अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना पड़ता है, तो इसको जो हीट देनी पड़ती है वो होती है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी, 2 कैलोरी, कुछ भी हो सकता है। पानी का 1 ग्राम लिया, कितना ग्राम ले लिया, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाया, तो मुझे हीट देने की आवश्यकता जो होती है, एक्सपेरिमेंट किया गया और ये मिला हमको, तो हम लिखते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 कैलोरी पानी, मतलब 1 ग्राम पानी को टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हमने हीट देनी पड़ेगी, दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। ऐसे कॉपर होता तो कुछ अलग होती, तब 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी नहीं होता, कुछ और वैल्यू होती। तो वो जो 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हम हीट दे रहे होते हैं, दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस। व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, क्योंकि देखो स्पेसिफिक वैल्यू बोल दी, और वो स्पेसिफिक वैल्यू मास की कितनी है, 1, टेम्परेचर की भी कितनी है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक बोला गया कि एक स्पेसिफिक मास का स्पेसिफिक टेम्परेचर ही बढ़ाने के लिए जो हम हीट दे रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। कोई भी मास नहीं, कोई भी टेम्परेचर नहीं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मास और स्पेसिफिक
टेम्परेचर ही चेंज हम कर रहे हैं तब जो हीट दी दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ। पानी कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। याद रहेगा सबको, पानी की याद होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इसी की होती है। पानी के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए जो हीट हम देते हैं दैट इज इक्वल टू 1 कैलोरी। अच्छा, इसको अगर एसआई में कन्वर्ट कर दो तो 1 कैलोरी कितना हो जाएगा? 4.2 जूल अपॉन 10 टू द पावर -3 kg, और केल्विन तो वही रहेगा, सेंटीग्रेड का चेंज है केल्विन का, तो दिख रहा है 4200 जूल पर kg पर केल्विन। मतलब ये हो गया कि अगर आप 1 किलोग्राम पानी ले लो, कितना पानी? 1 किलोग्राम मतलब 1 लीटर पानी भी होता है। तो 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाओगे तो आपको जो हीट देने की आवश्यकता पड़ेगी दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, और वो वैल्यू कितनी होती है? 4200 जूल के बराबर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। कोई बोलता है 1 मीटर, कोई क्या बोलता है 100 सेंटीमीटर, दोनों सेम है कि अलग अलग है? तो कोई बोलेगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, कोई बोलेगा 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बातें सेम टू सेम है। आ रहा समझ में स्पेसिफिक हीट का मतलब? पक्का? लिखो डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट की। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise the temperature, amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of a substance, to raise the temperature of a unit mass of a substance by 1 degree centigrade, by 1 degree centigrade is called specific heat of a substance, is called specific heat of a substance। और पानी के लिए वो वैल्यू होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, या एसआई में होती है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। पानी की वैल्यू हम सबको याद होनी चाहिए, रटना है, एकदम रटा होना चाहिए। पानी 1 कैलोरी 1 ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, एकदम वैल्यू याद होनी चाहिए। न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पुट करेंगे, वो कभी कभी नहीं देते, मैक्सिमम टाइम देते ही नहीं है, वो हमको याद होनी चाहिए कि 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, तुमको मैंने डीएम टेस्ट, तुमने बोला कि सर आज बात तो कल देना, लेकिन मैं पहले बोल चुका है डीएम टेस्ट के लिए आज असाइन हो गया है। किसी का एनालिसिस हो जाए तो आज कर लेना, नहीं हो तो कल फिर असाइन करवा दूंगा उसको। मैं कल फिर मैं तो सुबह बोल देता असाइन करने के लिए, तो असाइन हो गया वो, फिर होता है ठीक है आज कर लेना, कल कर लेना, नहीं तो कल एक बार और असाइन करा देंगे, तब उसको कर लेना। कल डिस्कशन नहीं करेंगे उसका, परसों करेंगे डिस्कशन। कल पेपर का डिस्कशन करेंगे, पेपर करके आना, पेपर का डाउट लेंगे, पेपर का एनालिसिस करके आना पूरा। डाउट सेशन में उसका डिस्कशन होगा, कोई डाउट अगर आपको आ रहे हैं तो। ये समझ में आया सब लोगों को स्पेसिफिक हीट? अच्छा, ये बताओ मेरा पहला क्वेश्चन, मैं मास ऑफ सब्सटेंस अगर बढ़ा देता हूं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? हाँ, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? कम होगी? हाथ नीचे रखो रानी, ऐसे 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 हाथ नहीं रखते, सीधे बैठो, स्ट्रेट होके एकदम से तन के बैठो, बिल्कुल ऐसे झुक के बैठ रहे जो है। अभी से क्या, अभी थोड़ी झुकना है अपने को। सुनो, तो ये ऐसे इक्वल टू एच। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, टेम्परेचर चेंज ज़्यादा करूँगा तो स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? अब बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक हीट मास और टेम्परेचर पर डिपेंड करती ही नहीं है। क्यों? समझना। ये मान लो हमारे पास है 3 किलोग्राम मास। तुम दूर दूर के बैठो, थोड़ा दूर दूर के बैठो, दूर दूर हो जाओ, छोड़ दो पेन जो छीन रहे हो, दूर हो।
उस बेंच पे जाओ, एक अगली बेंच चले जाओ बेटा, उस बेंच पे चले जाओ, और थोड़ा दूर, और दूर हो जाओ, और दूर हो जाओ। हाँ जाओ जाओ, जाते जब तक मेरा हाथ से चलता तो होते रहो, होते जाओ। हाँ ठीक है। अब सुने, मान लो मुझे इसकी स्पेसिफिक हीट निकालनी है, तो कितना मास देना पड़ेगा इसका? 1 kg, मान लो 3 ग्राम होता है, चलो मतलब 3 ग्राम होता है ये। मुझे इसकी स्पेसिफिक हीट निकालनी तो कितना मास इसमें निकालना पड़ेगा? 1 ग्राम। और टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1। तब जो मुझे हीट देनी पड़ेगी, मान लो 1 ग्राम निकाला मैंने इसमें से, और टेम्परेचर चेंज 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो देखा मैंने कुछ हीट दी। अब मान लो मैंने इसका मास कर दिया 13 ग्राम, मुझे फिर स्पेसिफिक हीट निकालनी, तो कितना मास निकालना पड़ेगा और टेम्परेचर चेंज भी कितना करना पड़ेगा? तो अभी तो टुकड़ा तो वही मिलेगा ना 1 वाला, टेम्परेचर चेंज भी हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट इससे नहीं मिलेगी, स्पेसिफिक हीट इससे मिलेगी। तो अगर आप मास बढ़ा दो या कम कर दो, स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर चेंज मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, कर दो, हमें क्या करना? हम तो 1 में देखेंगे कि 1 में चेंज करने के लिए हमने कितनी हीट दी थी, दैट हीट इज कॉल्ड ओनली स्पेसिफिक हीट। तो बताएं, मास बढ़ाया, स्पेसिफिक हीट बढ़ गई कम हो गई? सेम रहेगी। टेम्परेचर चेंज ज़्यादा करा तो स्पेसिफिक हीट डिपेंड किस पे करती है? मटेरियल पे। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, हर मटेरियल की अलग अलग रहेगी, लिख लो। स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, specific heat depends on the material. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का आंसर बताओ। CCQ 3, 1, 2, 3। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ऐसा यूनिट बोलो क्या आएगी? जूल पर केजी पर केल्विन। सीजीएस यूनिट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड क्वेश्चन करो। अब लेकिन हीट को ही हमने फिर सीजीएस में ग्राम लिखा, सीजीएस मानना पड़ेगा। जब हमने ग्राम लिख दिया तो सीजीएस आधा आ गया, तो उस हीट को ही अब हम सीजीएस कैलोरी को मान लेंगे। होती हीट की है, बट अब से हम कैलोरी को सीजीएस मान लिया करेंगे, क्योंकि हमने ग्राम उसके साथ ऐड कर दिया। ठीक है बेटा, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अर्ग, क्योंकि अर्ग तो जूल के लिए यूज कर चुके हैं हम, तो हीट के लिए अब कैलोरी यूज करेंगे, उसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट। अर्ग का मैकेनिकल या जूल का मैकेनिकल इक्विवेलेंट कैलोरी यूज करते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। वन टू थ्री 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 थ्री। हाँ अच्छा, ये बताओ, हमको मास दिया हुआ है 200 ग्राम और चेंज इन टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट कितनी देनी पड़ेगी, इसका फॉर्मूला याद है? जब मास मालूम हो, चेंज इन टेम्परेचर मालूम हो, अभी अपन ने पढ़ा, क्या फॉर्मूला होता है बोलो? ये रहा फॉर्मूला, ये रहा अपने पास, m इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा, m इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा। बताओ मास कितना है? 200 ग्राम। स्पेसिफिक हीट बताओ क्या चीज़, सब्सटेंस क्या है? देख के बढ़ो। वाटर की स्पेसिफिक हीट फिक्स है, वैल्यू याद होनी चाहिए। सीजीएस में कितनी? 1। आगे बोलो। यूनिट, यूनिट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये और ये गया, ग्राम और ग्राम गया, तो क्या आ गया? 4000 कैलोरी आंसर। तो बॉडी का मास हमें मालूम था, टेम्परेचर चेंज मालूम था, स्पेसिफिक हीट मालूम हो, तो इतना टेम्परेचर चेंज करने के लिए क्या हम हीट देंगे, हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेटेंट हीट। ओ हेलो, बातें नहीं, इसको एल से लिखेंगे। ये हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा है, आइस। चलो कॉमन सेंस से आंसर बताना है ना, न्यू बैच वाले बच्चे। ओल्ड बैच वाले को आता हो तो अपने मनी मन में दोहरा लेना। यहां पर मैंने एक थर्मामीटर लगा दिया, यहां पर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां पर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बीच में मार्किंग बनी होगी ऐसे। अभी टेम्परेचर कितना शो हो रहा होगा? वेरी गुड, शाबाश। अब मैंने क्या किया, इसको ये हीट दिया, गर्म करा मैंने इसको, ये हम हीट दे रहे हैं। तो बर्फ का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? हाँ, बढ़ेगा। 0 से कितना हो जाएगा? 1 2 3 ना, ऐसा नहीं होगा। जब तक बर्फ पूरी नहीं पिघलेगी ना, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जब बर्फ पूरी पिघल जाएगी तो ही टेम्परेचर चेंज होगा। फिर रिपीट करता हूं, इसका मीनिंग सिखा रहा हूं यहां पर, इस वर्ड का अच्छे से समझना। यहां पर ये पानी था, पानी का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें एक थर्मामीटर मैंने फिट कर दिया और 0 यहां था, 100 यहां था, और उसको मैंने हीट देना स्टार्ट किया। तो पहले 1 हो जाएगा, फिर 2, ऐसे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप हीट देते जाओगे टेम्परेचर चेंज आपको दिखाई देगा। तो ये हीट जो दे रहे हो आप, ये टेम्परेचर चेंज कर रही है ऐसा दिख रहा है, दिखता है आपको इसमें। आप पानी लेना, उस पानी को हीट देना स्टार्ट करना, तो आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बोला हाँ बढ़ रहा है, आपको दिखेगा, बिल्कुल यस दिख रहा है, हमको दिख रहा है बिल्कुल सामने सामने है कि वो टेम्परेचर चेंज कर रहा है। तो हीट ने क्या काम किया यहाँ पर? टेम्परेचर चेंज करने का काम किया। हमको दिख रहा है हीट ने कुछ काम किया टेम्परेचर चेंज करने का। यहाँ आप हीट दे रहे हो और टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है। 0 था, पहले भी 0 ही रहेगा, पहले 0 और आप हीट दे रहे हो 0। जब तक पूरी बर्फ मेल्ट नहीं होगी तब तक चेंज नहीं होगा। तो हीट कहाँ जा रही है? टेम्परेचर चेंज तो कर नहीं रही। तो हीट क्या कर रही है? बॉन्डिंग ब्रेक करने का काम कर रही है। याद है HOH बॉन्डिंग, HOH बॉन्डिंग थी, केज लाइक स्ट्रक्चर था ऐसा। तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर तोड़ने का काम कर रही है और हमें दिखाई नहीं दे रही, बट अंदर अंदर कुछ काम कर रही है, छिपा हुआ काम कर रही है। नहीं है बात समझ में? आप हीट दे रहे हो ना, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है कि स्टेट चेंज हो रही है? लेकिन टेम्परेचर आपको दिख नहीं रहा बढ़ता। वो बोला यार हीट कहाँ जा रही है, टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा, दिख नहीं रहा। तो वह अंदर ही अंदर कुछ एक काम कर रही है जो हमें दिख नहीं रहा, हिडन है। वो काम जो उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। तो वो हीट जो स्टेट चेंज करने का काम करती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। फिर देखो, वो हीट जो कि टेम्परेचर चेंज करने का काम करती है, टेम्परेचर चेंज करने का काम करती है, इस हीट को क्या बोलते हैं? जब टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पेसिफिक हीट रही होगी, और जब स्टेट चेंज हुई होगी तो वो हमें थर्मामीटर में दिखाई नहीं दे रही। अब थर्मामीटर में दिखाई नहीं दे रही अपने को, तो हिडन है। तो हिडन को ही इसका सिनोनिम लेटेंट होता है, लेटेंट हीट। तो वो हीट जो किसी बॉडी की स्टेट चेंज कराने में काम कर रही होती है, दैट हीट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये बताओ मुझे, यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लो मास ज़्यादा है, तो स्टेट चेंज करने के लिए, स्टेट चेंज के लिए हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी? तो स्टेट चेंज के लिए हीट ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और टेम्परेचर का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है? कैसा है? तो H इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लिखते हैं L इंटू एम, और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट।
तो L इज इक्वल टू हो गया मेरे पास H/L। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट, बताओ यहाँ पर मैं हीट दे रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? बोलो। 50 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 90, फाइनल कितना हो जाएगा? जब 100 हो गया, मान लो इसके ऊपर और भी है 150, 200, अब और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब क्या होगा? स्टेट चेंज होगी फिर से। जब स्टेट चेंज हो रही है फिर से हीट तो हम दे रहे हैं, वो हीट क्या काम कर रही है? टेम्परेचर चेंज कर रही है, स्टेट चेंज कर रही है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया और फिर स्टेट चेंज हो रही है, तो उस समय जो हीट दे रहे होंगे दैट हीट इज ऑल्सो कॉल्ड लेटेंट हीट। इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ स्टीम या वेपराइजेशन, और इसको हम लेटेंट हीट ऑफ आइस भी कह सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। एक बार फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेटेंट का सिनोनिम वर्ड क्या होता है? हिडन, छिपा हुआ। तो हिडन क्यों, मैंने लेटेंट क्यों बोला इस हीट को? क्योंकि ये हमें थर्मामीटर में दिखाई, थर्मामीटर दिखाई देता है कि आपने जो हीट दी उसने कुछ काम किया, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट विच चेंजेस द स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है। अब मान लो आपके पास पानी है, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, आपने कुछ हीट दी, ये हीट दे दी, अब ये स्टीम में भी कन्वर्ट हो रहा है, पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो गया स्टीम। तो ज़्यादा हीट किस में दी गई होगी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में होगी या स्टीम में होगी? सोच के देखो, इसका टेम्परेचर बढ़ा 100, फिर अभी भी हीट दे रहे हैं और स्टेट चेंज हो रही है, तो हीट तो एब्जॉर्ब कर ही रहा है ना। तो ज़्यादा हीट किसके पास है? स्टीम के पास है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के पास? बोलो, पक्का नहीं आया समझ में? एक बार फिर बोलता हूँ, मान लो आपने 10 कैलोरी हीट दी, पानी ने हीट ली, टेम्परेचर हो गया मान लो 80, 20 कैलोरी दे दी, टेम्परेचर हो गया 90, 50 कैलोरी दे दी, टेम्परेचर हो गया 100, अभी भी और हीट देते जा रहे हो, 50, 60, 70, और स्टीम में चेंज हो रहा है। तो स्टीम के पास भी हीट है, पहले पानी के पास हीट थी, अब वो स्टीम के फॉर्म में उसके पास हीट है। तो ज़्यादा हीट किसके पास है? पानी के पास है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी या 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली स्टीम? टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, स्टीम का भी, वो चेंज नहीं होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी भी वही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम भी वही है। एक ये नई चीज़ आपने सीखी है, नया कुछ कंसेप्ट है, बट होता है ऐसा। अगर स्टेट चेंज होती है तो स्टीम बनती है, तो पानी का टेम्परेचर पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, अभी भी वो टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, स्टीम का चेंज नहीं होगा। तो वो हीट एक हिडन काम कर रही है और पानी के बॉन्ड तोड़ रही है। हम बर्फ़ के बॉन्ड तोड़े थे, पानी के बॉन्ड टूटेंगे तो क्या बनेगा? पानी की स्टीम। और बर्फ़ के बॉन्ड टूटेंगे तो बॉन्डिंग तोड़ने का काम कर रही है, स्टेट चेंज करने का काम कर रही है। दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस। तो एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। समझ में आ रही बात सब लोगों को? ज़्यादा हीट किसके पास होगी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के पास कि स्टीम के पास? तो जलना किससे खतरनाक होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी या स्टीम? तो स्टीम से जलना इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलता हुआ पानी। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? ये पूछते हैं क्वेश्चन, आंसर उसका होता है लेटेंट हीट के फॉर्म में वो हीट ज़्यादा होती है। नहीं आया समझ में? जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कौन सी हीट देंगे? स्पेसिफिक के लेटेंट? और जब स्टेट चेंज करेंगे तो लिखो। हाँ सुनो, अब है ना, अब मैं लिखवाने का काम, लिखना क्या है वो बता रहा हूँ। H इज इक्वल टू आया था मेरे पास M इंटू एल, तो L इज इक्वल टू H अपॉन M। चलिए यूनिट बताइए, CGS यूनिट बोलो। ग्राम, ऊपर कैलोरी पर ग्राम। ऐसा यूनिट बोलो, बताओ बेटा। जूल पर केजी। इसमें क्या नहीं आ रहा, डिफरेंस क्या है स्पेसिफिक हीट और इसकी यूनिट में? उसमें टेम्परेचर भी आ रहा था डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं आ रहा, खाली जूल पर किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम। डायमेस्टर फॉर्मूला कितना होगा बताओ?
ml2 अपॉन m गया तो आंसर कितना हो जाएगा L2T-2। समझ में आ गया सब बच्चों को? ये क्लियर? रुको रुको, लिखना नहीं है अभी ये कुछ भी, मैं जिस तरीके से मैं बताऊँ वैसे लिखना, अपने आप से लिख लो तो गड़बड़ होगी अभी। अब मुझे लेटेंट हीट को डिफाइन करना है, तो मैंने क्या किया, मास ले लिया, यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, कुछ भी ले सकते हैं। मान लो हमने सीजीएस में मास लिया 1 ग्राम, तो H इज इक्वल टू M इंटू L, तो L इज इक्वल टू H। व्हाट इज L? इज इक्वल टू H। तब जबकि मास कितना हो, मास कितना हो, तो यूनिट मास 1 ग्राम मास कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब स्टेट चेंज करवाते हैं तो तब जो हीट देते हैं उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ये मैंने बर्फ ले ली बहुत सारी, प्लस की लेटेंट हीट निकालो, ये 50 ग्राम बर्फ है, तो कितने ग्राम बर्फ ले लूँ इसमें से, बोलो यार 1 ग्राम। इसका टेम्परेचर चेंज कितना करें, होगा ही नहीं, बस हीट दे दें हम, क्या दे दें, और इसको बर्फ से हम कन्वर्ट कर दें पानी में, तो हमने जो हीट दी होगी दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ दिस आइस। अभी भी नहीं आया? पानी है ये हमारे पास, मान लो वाटर, मुझे इसकी लेटेंट हीट निकालनी है, मतलब स्टीम बन गया, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, स्टीम में कन्वर्ट कराना है मेरे को इसको। तो स्टीम में कन्वर्ट कराने के लिए पहले हम मास कितना लें इसका, 1 ग्राम, उसको हम कुछ हीट दें। कब तक हीट दें, जब तक कि काय में कन्वर्ट ना हो जाए पूरा का पूरा स्टीम में। तो जो हीट दी गई होगी दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, कि स्टीम में इतनी आ गई है एक्स्ट्रा, छुपी हुई एक्स्ट्रा इतनी है, बाकी 100 वाली तो थी, जो 100 वाली थी वो तो थी, प्लस एक्स्ट्रा स्टीम में जो हमने स्टेट चेंज कराने के लिए दी वो एक्स्ट्रा उसमें छुपी हुई है, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। टेम्परेचर चेंज करने के लिए क्या, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, H इक्वल टू M S डेल्टा थीटा, और जब स्टेट चेंज होगी तो M इंटू एल। जब स्टेट चेंज होगी तो हीट दी गई M इंटू एल, टेम्परेचर चेंज होगा तो MS इंटू डेल्टा थीटा। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है। टेम्परेचर चेंज में क्या दोगे, MS डेल्टा थीटा, और स्टेट चेंज में ये आपको लगाना ही है, सोचना ही मत, कुछ मत सोचना, बस फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला में सोचना तो छोड़ देना पेपर पर तुम। चलिए लिखिए, अमाउंट ऑफ हीट, डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required amount of heat required to raise, sorry, amount of heat required to change the state, बेटा सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, इंटेलिजेंट गर्ल सीधे बैठे। टू चेंज द स्टेट ऑफ अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, to change the state of unit mass of substance at constant temperature, at constant temperature is called its latent heat। और लिख लो इसको, ml2T-2 अपॉन M गया, M0 L2T-2। ये नया टर्म है, तुमने पहली बार सुना है, बट डाइजेस्ट करना पड़ेगा इसको। होता है ऐसा कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता, आप चाहो तो घर पे करके देख सकते हो। जब स्टीम बन रही होगी या बर्फ़ पिघल रही होगी तो टेम्परेचर हमेशा 0 ही रहेगा, चेंज नहीं होता, ठीक है। घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपकी इच्छा। थर्मामीटर आपका, गैस आपकी,
है ना, बर्नर आपका। इस एक्सपेरिमेंट को बड़ों की देखरेख में ही परफॉर्म करें, ऐसा आता है ना डिस्क्लेमर। समझ में आई बात, ये पक्का। कुछ वैल्यू जो हमको याद करनी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बताइए कितनी? 1 क्या यूनिट बोलो? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और एसआई में 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इसकी आधी होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ कितनी हो जाएगी बताओ? इसकी आधी, तो यहाँ पर भी आधी 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम। और एसआई में बताओ कितना आ जाएगा? बताइए एसआई में जूल पर केजी में कितना आ जाएगा, बोलो? तुम्हें बताना है। चलिए बच्चे बताएगी। यहाँ क्या लिखूँ? 2100 जूल पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम वही होती है जो वैसे 0.49 होती है, लेकिन हम 0.5 ही लेते हैं। 0.5 कैलोरी पर ग्राम और 2100 जूल पर के। लिख लो, ये काम की हैं, ये वैल्यू आप सबको याद होनी चाहिए। पेपर में नहीं दी रहती, गिवन नहीं होगा, ठीक है? ये याद करना है बाय हार्ट, रटना है, मतलब इसमें दिमाग का कोई काम नहीं है। दिमाग का ये काम है कि 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो ठीक है। चलिए, नहीं वो तुम्हारी धीरे धीरे लिख रहा। इतना सरल सा टॉपिक, इतना धीरे धीरे लिखो। वैल्यू लिखनी है, इसमें समझना क्या है। कोई बच्चे इसको भी समझ रहे हैं, अच्छा फिर लिखनी है तो बोलो क्या, बोलो समझ रहे हैं सर इसको हम। इसमें क्या समझना है, इसको याद करना है। चलिए लिखिए फटाफट। आइए आगे बढ़े। चलो अब सुनना है और समझना अच्छे से। क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। बार बार इस क्वेश्चन से हम यहाँ इस चैप्टर जब पढ़ते रहेंगे, बार बार इस क्वेश्चन का उपयोग आता रहेगा, ठीक है? क्वेश्चन ये है, आइस है हमारे पास। मैंने जितना भी मैक्सिमम केस हो सब केस सिखा देता हूँ इस क्वेश्चन में, सारे केस होता है। उस केस में से कुछ पार्ट वो लोग आपसे पूछ लें तो उतना पार्ट आप सॉल्व कर लेना, बाकी आंसर निकाल, बाकी छोड़ देना। मैं पूरी प्रोसेस सिखाता हूँ ए से जेड तक। उन्होंने पूछा डी से लेके पी तक, तो वही आप पार्ट यूज़ कर लेना, बाकी का पार्ट पहले का और बाद का छोड़ देना। क्वेश्चन ये है कि एक आइस का टुकड़ा है हमारे पास और इसका टेम्परेचर है -θ डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? 0 भी हो सकता है, 0 तक आइस रहती है। क्वेश्चन जैसा हो इसके अनुसार आप स्टार्ट होना। मैं पूरी प्रोसेस सिखा रहा हूँ, माइनस वाली बर्फ से लेके स्टीम कुछ टेम्परेचर तक वाला।
बोला इसको कन्वर्ट करना है स्टीम में। स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है? शुरुआत में तो 100 ही रहेगा ना, पानी का 100 स्टीम का भी 100। जब पूरा पानी कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में तो फिर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ करके 120, 130 से बढ़ता जाएगा। तो मान लो हमको इसको करना है थीटा डिग्री सेंटीग्रेड वाले स्टीम में कन्वर्ट, और यहाँ थीटा जो है वो ग्रेटर देन 100 है। मैं 2 बार 3 बार 5 बार उतनी बार समझा दूंगा, लेकिन पहली बार ढंग से समझ लो, फिर बीच बीच की जो पार्ट रह जाएंगे वो समझा दूंगा फिर से। मैं सोचते हुए चलना, जो बोलूँगा विजुअलाइज करते हुए चलना उसको। मान लो ये आइस है मेरे पास, इस आइस को मैंने हीट दी, तो बताइए क्या होगा? इसका टेम्परेचर चेंज होगा कि स्टेट चेंज होगी? स्टेट चेंज होती है जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, उससे पहले स्टेट चेंज नहीं होती। जैसे मान लो इसका टेम्परेचर मैं बोलता हूँ, इसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा मैंने कह दिया, और मास इसका है m। हम इसको हीट देंगे ना, तो पहले -20 से टेम्परेचर आएगा -19, -15, -10, -5, -2, -1, फिर 0। तो शुरुआत में क्या हुआ? स्टेट चेंज होगी कि टेम्परेचर चेंज होगा? तब तक स्टेट चेंज नहीं होगी जब तक 0 पे नहीं आएगा, ये पक्का है। 0 होता तो स्टेट चेंज होती, बट अगर शुरुआत से वो नेगेटिव पर है तो स्टेट चेंज नहीं होती, शुरुआत में टेम्परेचर चेंज होता है। और इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते मान लो हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात समझ में आ गई? तो इस समय जो हीट दी होगी वो किस फॉर्मूले से आप निकालोगे? 2 फॉर्मूले अपने पास, एक है ms डेल्टा थीटा, एक है m इंटू एल। क्या फॉर्मूला है? ms डेल्टा थीटा या ml? गुड। तो यहाँ पर जो हीट दी गई होगी, अगर आपको मास मालूम है और s तो आपको मालूम ही है इसका, चेंज इन टेम्परेचर हो गया 20 m इंटू एस इंटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ऐसे करोगे, चेंज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो माइनस थीटा मतलब प्लस थीटा हो जाएगा। और मान लो बर्फ करते करते ये पहुंच गई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अभी भी मैं इसको हीट दे रहा हूं, तो अब बताओ क्या होगा? नहीं, यहां पर क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा या कुछ और काम होगा? सेम रहेगा। और क्या होगा? स्टेट चेंज होगी, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो आइस थी पहले बनेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी। मास अभी भी m है। तो अब जो हीट दी गई होगी, वो जो हीट दी गई होगी, ये वाली हीट, ये होगी m इंटू एल ऑफ आइस, और यहां पर भी स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। समझ में आए सब लोगों को? यहां तक कन्वर्जन कर रहे हैं अपन, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, बर्फ से स्टीम में जाने वाले। अब मान लो हमने और इसको हीट दी, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बन चुका है, तो अब बताओ क्या होगा? स्टेट चेंज होगी कि टेम्परेचर चेंज होगा? कब तक? जब तक वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना पहुंच जाए तब तक चेंज होता ही रहेगा। तो बढ़ते 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 टेम्परेचर पहुंच गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी बन गया, तो मैंने इसको हीट दी होगी H3। बताओ कितनी दी होगी? क्या लिखेंगे फॉर्मूला? m, बोलो आगे, L की S ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस 0। फिर अगली स्टेज अगर हम पहुंचे, अब मैं इसको फिर हीट दे रहा हूं H4, ये मैंने हीट दी। अब बताओ क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी है, इसका क्या होगा कि टेम्परेचर चेंज होगा? कब तक? पूरा कन्वर्टर ना हो जाए। तो अब H4 जो दिया जाएगा वो करेगा इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली स्टीम में कन्वर्ट। तो अब जो हीट दी गई होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा? m इंटू एस के एल ऑफ स्टीम, जो स्टीम में आ गई, इतनी एक्स्ट्रा दे दी हमने।
फिर अब स्टीम बन गई और मान लो इसका टेम्परेचर हो गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो 120 हो गया। जब कन्वर्ट हो गई तो फिर चेंज होगा, अब स्टेट चेंज नहीं हो रही, पूरी स्टीम कन्वर्ट हो गई, अब स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो अब जो हीट दे रहे हैं दिखेगी, वो टेम्परेचर चेंज करेगी। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, प्लस m इंटू एस ऑफ स्टीम इंटू चेंज इन टेम्परेचर 120 माइनस। बताओ पूरी प्रोसेस समझ में आई यहाँ तक की? और बोला टोटल हीट कितनी दी, तो इन सबको आप ऐड कर देना। अरे यस और नो? अच्छा वो बोले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक काम कर लेना। ए से जेड तक का, मैंने ए से स्टार्ट किया जेड तक करा, मतलब यहाँ से यहाँ तक बताओ कितनी हीट दी। पहले आइस थी आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको हमने कन्वर्ट किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली स्टीम, 120 वाली स्टीम कन्वर्ट नहीं किया, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा काम करना है, बस सॉरी यहाँ तक का पूरा काम करना है। बोला इसको हमने कन्वर्ट किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का काम करना है। बोला बर्फ़ को हमने किया पानी में कन्वर्ट, तो आपको ये वाला काम करना है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो क्या जरूरी है कि वो हर बार -20 दे और 120 दे? बीच का पार्ट पूछ सकते हैं क्या? तो मैंने आपको ए से जेड तक सिखाया, मैंने कहा था मैं ए टू जेड सिखाऊंगा, बीच में डी से पी तक कुछ पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो पार्ट आपको एलिमिनेट करना हो हटा करके अपने आंसर लिखते जाना। क्लियर है? लिख लो कन्वर्जन पूरा। कन्वर्जन ऑफ आइस एट -θ डिग्री सेंटीग्रेड, कन्वर्जन ऑफ आइस एट -θ डिग्री सेंटीग्रेड into steam at θ degree centigrade, or here theta is greater than 100. ये कठिन है क्या? बस एम एल और एम एस डेल्टा थीटा सोचना है। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो एम एस डेल्टा थीटा और स्टेट चेंज होगी तो एम एल, बस और कुछ नहीं सोचना हमको। एस की वैल्यू आपको मालूम है, एल की वैल्यू मालूम है, याद करनी है। हाँ बोलो बेटा, आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है, नहीं है बेटा उस समय तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो स्टेट चेंज हो ही नहीं रही, हिडन कोई भी हीट नहीं है, सारी हीट टेम्परेचर चेंज करा रही है। सो के बाद वही बॉन्ड टूट चुके सारे, है ना, बॉन्ड टूटना है, वही काम कर ही नहीं रही, तो वो क्या काम कर रही है, चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ स्टीम। तो करें ना स्पेसिफिक हीट से, तो किया बेटा m इंटू हीट। एस तो स्पेसिफिक हीट है, और हीट कैसे निकालोगे, कितनी दी, m इंटू एस इंटू, ये तो पूरा लिख लिया, पहले लिख लिया। हाँ बोलो बेटा क्या, ये H5 है, ये H5 है बच्चे, ये H4 को प्लस नहीं किया, ये H5 है, ठीक है। अब क्लियर है मदिहा?
फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फोर्थ, बताइए फोर क्वेश्चन आंसर सब बच्चे कॉपी में देख करके। हाँ बोलो, सेकंड की थर्ड? थर्ड आएगा।